हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब भी सही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंड टर्म का एग्ज़ाम आपका आने वाला है और इन टर्म का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसी इंड टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने उसको नोट डाउन किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उसकी एक सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज हमने अपने चैप्टर फर्स्ट को चुना है, जो है हम लोग का मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। इसके सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग और भी वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा है कि वी ओवी अ लॉट टू द एंशिएंट इंडियंस टीचिंग अस हाउ टू काउंट विदाउट विच मोस्ट मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज वुड हैव बीन इम्पॉसिबल स्टेटमेंट इज गिवन बाय। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो प्राचीन भारत के जो साइंटिस्ट थे, प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसने हमको गिनती सिखाई थी कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं, नंबर की गिनती करना सिखाई थी। और इसी वजह से आज हम लोग दुनिया में बहुत सारी डिस्कवरीज कर पाते हैं। तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो एंशिएंट इंडियंस थे उनके द्वारा हमको गिनती सिखाई गई और बिना गिनती के हम लोग मॉडर्न डिस्कवरी हम लोग के लिए करना इम्पॉसिबल था। तो इसको कौन बोला था? तो इसको बोलने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन का ये मानना था कि एंशिएंट इंडियंस जो थे उन्होंने हमको गिनती सिखाई और वाकई में अगर गिनती नहीं होती तो आज इतनी सारी डिस्कवरीज भी हम लोग के सामने नहीं होती। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए है अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग देख रहे हैं अभी मिड टर्म का एग्जाम दे के आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि सिंपल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन आपको दिया है माइकल फैराडे, जेम्स मैक्सवेल, यूरी गैंग्रीन और जे थॉमसन। तो आपको ये क्लास इंटर में ही पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। राइट ऑप्शन इसका डी। चलिए अब ज़रा हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि जॉन डाल्टन पब्लिश हिज एटॉमिक थ्योरी इन। जॉन डाल्टन ने अपना जो एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था जिसको पहली थ्योरी हम लोग बोलते हैं, डाल्टन ने दिया था। तो डाल्टन के द्वारा जो पहली थ्योरी दी गई थी इसमें एटोमियो वर्ड यूज़ किया था। एटोमियो का मतलब क्या होता है? अनकटेबल। तो किसी भी सबस्टेंस को कट करते चले गए तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से उसको फर्दर कटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी को उन्होंने एटम्स को बोला, तो उन्होंने जॉन डाल्टन ने उसी को एटम बोला था। तो वही पूछ रहा है कि जॉन डाल्टन पब्लिश हिज एटॉमिक थ्योरी इन किस सन में दिया था? 1803, 1854, 1879 कि 1885। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1803। तो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो 1803 में आई थी। तो राइट आंसर इसका कौन सा है? ए हमारा राइट आंसर है। चलिए ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट काइंड्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूटिलाइज्ड बाय द कार्बन एटम इन CF4 मॉलिक्यूल। कह रहा है कि CF4 मॉलिक्यूल में कार्बन ने किन ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज किया है, यानी हाइब्रिडाइजेशन CF4 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो CF4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है।
तो व्हाट काइंड्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूटिलाइज्ड बाय द कार्बन एटम इन CF4। तो CH4 सबको पता होता है, CH4 हाइब्रिडाइजेशन बोलो तो सारे कार्बन एटम हाइड्रोजन से अरेंज होते हैं, वो CH4 सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है हाइब्रिडेशन sp3 होता है। वैसे ही उसी का पार्ट है CF4, H को हटा के F जोड़ दिया गया, तो CF4 मतलब क्या, वही हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो आपको वहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, sp3। तो व्हाट काइंड्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूटिलाइज्ड बाय द कार्बन एटम इन CF4 मॉलिक्यूल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल मिलेंगे जिससे कि किसकी फॉर्मेशन होगी, CF4 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ज़रा अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोगों से पूछा जा रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ऑल द सबस्टेंसेज लिस्टेड आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, विच सबस्टेंस हैज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कह रहा है कि कुछ सबस्टेंस दिए गए हैं लिस्ट बना के, कौन कौन से सबस्टेंस हैं, तो सोडियम है, आयोडीन है, कार्बन है ग्रेफाइट का, और स्ट्रोंसियम है। तो कह रहा है कि ये जितने भी सबस्टेंस दिए गए हैं ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। ये रूम टेम्परेचर पे सोडियम भी सॉलिड होता है, आयोडीन भी सॉलिड होता है, कार्बन ग्रेफाइट वाला भी सॉलिड होता है, स्ट्रोंसियम भी सॉलिड हो रहा है। तो पूछ रहा है कि विच सबस्टेंस है जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जिसके पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो आयोडीन जो होता है उसके पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, जो कि आयोडीन। तो आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी है और इसके पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, फिर उसको एक अलग कॉपी में कॉपी बनाते हुए आपको नोट करना है और इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है द रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, द रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन की जो रिजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो द रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, ऑप्शन दिया है हमको 150.5 किलो जूल पर मोल, दूसरा ऑप्शन दिया है 250.5 किलो जूल पर मोल, तीसरा दिया है 150.5 कैलोरी पर मोल, और चौथा दिया है 250.05 कैलोरी पर मोल। तो इसका जो बेंजीन का जो रिजोनेंस एनर्जी होता है वो होता है 150.5 किलो जूल पर मोल। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। तो बेंजीन की सबको आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन की जो रिजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 150.5 किलो जूल पर मोल। चलिए ज़रा बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड। कह रहा है कि हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो कौन सा होता है। तो आपको पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा होता है, किससे बीच बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, तो सबको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हाइड्रोजन के साथ जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लगे होने की वजह से होती है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइज जितनी ज़्यादा छोटी होगी ना उतना ही ज़्यादा फेवर करेगा वो क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो द इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऑप्शन दिए गए हैं CH3Cl, CH3OH, CH3Br और CH3
आई। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किस कंपाउंड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको क्या बताया जाता है कि जिस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो CH3OH जो हम लोग का है, जो मेथेनॉल है हम लोग का, तो मेथेनॉल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। बाकी तीनों का अगर हम बात करें CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है। और जब इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, लेकिन CH3OH के पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। SO2 के पास, कि NH3 के पास, कि BF3 के पास, कि CH3Cl के पास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो डाइपोल मोमेंट इसमें देखते ही आपको तुरंत बता देना चाहिए क्योंकि ये BF3 आपको पढ़ाया जाता है हमेशा कि BF3 के पास जो होता है वो जीरो डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो नौवें क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा BF3। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का। वो क्या कह रहा है कि इन सॉलिड ऑर्गन द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। जो सॉलिड ऑर्गन होता है, सॉलिड ऑर्गन होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका आयनिक बॉन्ड, बी जो है उसका लो डिसोसिएशन एनर्जी, सी इसका कह रहा है वान डेर वाल फोर्स और डी कह रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो सॉलिड ऑर्गन होती है उस सॉलिड ऑर्गन में जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सॉलिड ऑर्गन के एटम जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। और वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक वीक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इन सॉलिड ऑर्गन्स द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वान डेर वाल फोर्स। आपको ये पता होनी चाहिए, याद होने चाहिए। तो इन सॉलिड ऑर्गन द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक MCQ क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप तैयारी कर रहे हैं जिस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन टेम्पोररी डाइपोल्स एंड देयर इंड्यूस्ड टेम्पोररी डाइपोल्स। सबसे पहले आपका काम कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद उसके MCQ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच जिसके एक के पास तो टेम्पोररी डाइपोल है, यानी डाइपोल का मतलब क्या, दो जो पोल बने हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का और पार्शियल निगेटिव चार्ज का, वो टेम्पोररी हैं। और दूसरा जो है इंड्यूस, जिसके अंदर डाइपोल को क्रिएट किया गया है, किसी मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने पे उसमें डाइपोल क्रिएट हुआ है, उसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द टेम्पोररी डाइपोल्स एंड देयर इंड्यूस्ड डाइपोल्स आर। तो कह रहा है कि टेम्पोररी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, टेम्पोररी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो टेम्पोररी डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन पाया जाता है वो कौन सा, लंदन डिस्पर्सन पाया जाता है, लंदन फोर्स जिसको बोलते हैं। तो लंदन फोर्स पाया जाता है, लंदन डिस्पर्सन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी है, लंदन डिस्पर्सन। चलिए ज़रा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर ड्यू टू द। कह रहा है कि BaSO4 जो होता है वो वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होता है। तो वाटर के अंदर बेरियम सल्फाइड क्यों कम सॉल्युबल है। तो BaSO4 जो है हम लोग का वो कम सॉल्युबल क्यों है। तो ये जो सल्फेट है हम लोग का
वो वाटर के अंदर कम सॉल्युबल क्यों है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या है? लैटिस एनर्जी। जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है, जिस भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो वाटर के अंदर उतना ही कम डिसॉल्व होता है। अगर ये देखो लिखा है लो डिसोसिएशन एनर्जी, आयनिक बॉन्ड, हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। तो किसी भी कंपाउंड के पास अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो कंपाउंड वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होता है। तो इस द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज ड्यू टू द हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? द हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। कह रहा है कि किस कंपाउंड के पास मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट है। ऑप्शन दिए गए हम लोग को HF, HCl, HBr और HI। कह रहा है किस कंपाउंड के पास डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो जिस कंपाउंड में जो साइज होगी वो जितनी ज़्यादा छोटी होती है उसकी डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो फ्लोरीन की अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो फ्लोरीन की जो साइज है वो छोटी है। तो फ्लोरीन की जब साइज स्मॉल है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो HF का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी साइज क्या है? सबसे छोटी है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसकी साइज फ्लोरीन से क्या है? बहुत ज़्यादा है, बड़ी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल। कह रहा है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है? H2 के अंदर है कि Cl2 के अंदर है कि O2 के अंदर है कि HCl के है? तो पोलर कोवैलेंट, पोलर का मतलब क्या? पोल, दो पोल जिसके पास बने, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का तो दूसरा पार्शियल निगेटिव चार्ज का। तो बोला है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसके अंदर पाया जाएगा? तो अगर HCl की बात करें तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो HCl के केस में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। इसका मतलब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा? तो HCl में प्रेजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पोलर का मतलब क्या? पोल का बनना, और पोल का मतलब एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज का। तो H2, Cl2, O2 और HCl में HCl ही वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पोल बनेंगे, एक हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज का। तो इसका राइट आंसर डी होगा, दैट इज HCl। चलिए ज़रा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक और वीडियो अपलोड होगी। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। कौन सा ऐसा आयन है जिसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है? Na पे पॉजिटिव चार्ज 1+ का चार्ज, Mg के ऊपर 2+ का चार्ज। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए आपको बोलते चल रहे हैं। Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। किसके पास पोलराइजिंग का पावर ज़्यादा है? तो फजेंस रूल क्या कहता है कि चार्जेज, मोर द चार्जेज आइदर इट ऑन केटायन और एनायन, चाहे वो केटायन हो या फिर एनायन हो, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है? Al पे 3+ है, Al पे 3+ यानी 3+ का चार्ज है, तो यानी पोलराइजिंग पावर किस में ज़्यादा होगा? तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा Al पे 3+ पे। क्यों Al पे 3+ पे होगा? क्यों? क्योंकि इसके पास जो है फजेंस का रूल कहता है कि जितना ज़्यादा जिसके ऊपर चार्ज, चाहे वो निगेटिव चार्ज ही हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, उसके पास उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो इसमें राइट आंसर जो इसका होने वाला है वो कौन सा है? Al पे 3+।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने पहले चैप्टर के 15 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को डील किया है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं सब चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करते देखते चलेंगे। फिर हम लोग एक और चलेंगे जिसमें और सारे हम लोग MCQ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इतने क्वेश्चन को तैयार करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हमने इतने 15 क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिए। और वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई video।